नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी? तो स्वागत है आप सभी का। क्या हाल है आप सबके? यस, देखिए काफी समय बाद आज हम वर्ग 3 के परीक्षा पर बात करने जा रहे हैं। और अभी कई सारे एग्जाम्स मध्य प्रदेश में हैं जो लाइनअप है, और वर्ग 3 एक ऐसा एग्जाम है चयन परीक्षा का जो अपने आप में पहली बार होना है। और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई काफी अच्छी चल रही होगी विनर्स के YouTube क्लासेस के माध्यम से, या विनर्स के एप्लीकेशन पे आपने अगर चयन परीक्षा का कोर्स लिया है उसके माध्यम से। तो आज कई सारे चीजों पर हम बात करने वाले हैं कि आपका मास्टर प्लान कैसे होने चाहिए पढ़ाई का। साथ ही साथ हम ये बात करेंगे कि कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, किस विषय में किन टॉपिक्स पर फोकस करना है, पहली चीज। दूसरी चीज कि आपको कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके अंदर पर्टिकुलर उन टॉपिक्स से ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है, या जिनसे ज्यादा प्रश्न जनरली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बहुत अच्छी लिस्ट हमने तैयार करी है, उस सबको भी आप जरूर देखिए। सारी जानकारी बहुत स्पष्ट होगी। और इसके अलावा कुछ हमारी तरफ से ऐसी टिप्स जो आपको पढ़ाई करते समय ध्यान रखनी है, अपना टाइम टेबल बनाना है, शेड्यूल बनाना है, सब चीजों का ध्यान रखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपको पता ही है कि ईएसबी ने अपने जो कैलेंडर में चीजों को शो किया है, तो प्राथमिक शाला शिक्षक चयन परीक्षा अप्रैल 2025, इनका कहना है कि अप्रैल 2025 में हम इसकी चयन परीक्षा ले लेंगे। यानी काफी हद तक संभावना है, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इस महीने में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी कुछ परीक्षाओं में थोड़ा सा चेंज आया है, 15 दिन या 1 महीने तक डिले हुआ है, तो संभावना है कि ये शायद 15-20 दिन या 1 महीने आगे बढ़ जाए, या हो सकता है कि जो है उस हिसाब से चले। तो आप तो अभी ये मानकर चलिए कि भाई यही डेट रहनी है। अगर 15-20 दिन 1 महीने आगे बढ़ गया तो आपकी तैयारी के लिए और ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन फिलहाल तो हम यही माने। तो इस महीने में उम्मीद है कि शायद हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, सारी जानकारी रूल बुक के माध्यम से हमें मिल जाए। आइए, फिलहाल जो जानकारी अभी है उसमें यह कि भाई पात्रता परीक्षा आपकी 150 प्रश्नों की हुई थी, समय 150 मिनट था। लेकिन चयन परीक्षा के बारे में अभी कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अभी तो हम यही मान के चलेंगे कि जो विषय और जो पैटर्न था लगभग वैसे ही चयन परीक्षा में भी रहेगा। संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, लेकिन बेवजह आपको हम संभावनाएं बता दें और आप उनको लेकर कुछ एज्यूम कर लें तो वो भी गलत हो जाएगा। तो बेटर है कि जो है वो बात करें, जो है ही नहीं उस पर हम बात ना करें। देखिए, आपकी जो पूरी तैयारी है वो 3 हिस्सों में बंटनी चाहिए। कि भाई पहला तो हम सब्जेक्ट वाइज बहुत अच्छी प्लानिंग बनाएं, फिर उन सब्जेक्ट्स में हम टॉपिक्स पर बहुत अच्छा फोकस करें, और फिर उनकी थ्योरी और उनकी एमसीक्यूज यानी प्रैक्टिस पर हम फोकस करें, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। जिन विषयों पर काम करना है उसमें एक है मैथ्स, दूसरा है आपका सीडीपी यानी बाल विकास, एनवायरमेंट, ठीक है, पर्यावरण, हिंदी और संस्कृत या इंग्लिश में से जो भी भाषा आपको एक चुननी है वो आ जाएगी यहां पर। अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा दूंगा क्योंकि पढ़कर बताऊंगा काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, आप बाद में वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत काम की चीज है जिसको हम पिछले कुछ दिनों में आपके लिए बनाना चाह रहे थे, जिससे आपकी पढ़ाई में काफी हेल्प मिलेगी और आपको बहुत क्लैरिटी आएगी सब्जेक्ट की। तो ये आप एक बार देखते जाइएगा। तो अब हम आपके लिए पेश कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनको अभी आप देखिए। अभी आप लाइव में अगर जुड़े हैं तो देखिए, बाद में आप इनके स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए, अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं तो मैथ्स में किन टॉपिक्स पे आपको काम करना है, तो वो यहां पर है अनुपात समानुपात, चिन्हों को बदलने वाले प्रश्न, सरलीकरण, आयु औसत, बीजगणित, इकाइयों का परिवर्तन, ठीक है। सीडीपी में ये मैं केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहा हूं। मैं ऑलरेडी इस टॉपिक पर भी वीडियो बना चुका हूं कि किसी भी सब्जेक्ट में आपको कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। हम अभी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं। टोटल लिस्ट चाहोगे तो वो भी मैं दे दूंगा। सीडीपी में क्या क्या आपको पढ़ना है वो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। पर्यावरण में आपको किन पर ध्यान देना है वो आप देखिए। हिंदी में आपको किन टॉपिक्स पे काम करना है वो आप यहां पे देख पाएंगे। अंग्रेजी अगर आपका भाषा का सिलेक्शन में रहना है तो वो हो गया। संस्कृत में क्या आपको पढ़ना है, तो ये अति महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण में भी अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स मैं आपको दिखा रहा हूं, इनको तो छोड़ना ही नहीं है ना। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सिलेबस में आपको पहले भी दिखा चुका हूं, तो अभी आपको फिर से दिखा रहा हूं कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हो सकती है। तो आप अगर मैथ्स की बात करें उसमें भी सबसे पहले संख्या
और संख्या पद्धति की बात करें तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो अब आप अच्छे से डिटेल में देख पाएंगे। पहले जो मैंने बताया वो महत्वपूर्ण टॉपिक थे, अब मैं बताने वाला हूं ऑल टॉपिक्स की किसी भी सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है। ये भी आप जल्दी से देखते जाइए और स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए। तो संख्या पद्धति सरलीकरण, भिन्न, लघुत्तम, महत्तम, समापवर्तक हो गया, वर्गमूल, घनमूल हो गए, इकाई मापन, पैटर्न हो गया, आकृतियों की स्थानिक समझ एवं ज्यामिति, क्षेत्रमिति, घड़ी, आंकड़ों का प्रबंधन, अंकगणितीय समस्याएं, बीजगणित, द्विघात समीकरण। और इसके अलावा आपको पता है कि पेडागोजी भी पढ़नी पड़ती है, तो मैथ्स की पेडागोजी में क्या क्या सिलेबस में हो सकता है वो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखते जाइए। बाल विकास, तो मैं थोड़ा सा इसको स्पीड में दिखा रहा हूं क्योंकि ये मैं ऑलरेडी पुराने वीडियो में भी दिखा चुका हूं और आप इसको आराम से रोक कर ही पढ़ पाएंगे, एक एक चीज पढ़ने में टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, है ना। तो ये आप देख लीजिए, शिक्षा शास्त्र में आपको क्या पढ़ना है बाल विकास के अंतर्गत, हिंदी भाषा के अंतर्गत क्या चीजें रहेंगी, अंग्रेजी में क्या रहना है, अंग्रेजी की पेडागोजी में क्या रहना है, पर्यावरण के अंतर्गत और पर्यावरण की पेडागोजी में आपको क्या पढ़ना है, संस्कृत और संस्कृत की पेडागोजी में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे उस टॉपिक पर जिसके लिए आज हम सब एकत्र हुए हैं कि कम दिन हमारे पास बचे हैं, और वास्तव में आपके पास कम दिन बचे हैं क्योंकि अगर ईएसबी ने अप्रैल में एग्जाम शेड्यूल कर दिया तो वास्तव में आपके पास समय बेहद कम है और आपको सीरियसली इसके लिए पढ़ना चाहिए। तो मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए यहां पे लेकर आया हूं, मैं आपको पढ़कर भी बता देता हूं, जल्दी जल्दी हम इनको समझ लेते हैं। भाई पहला पॉइंट हमने ये समझा है कि नोटिफिकेशन का अगर आप सोचे कि इंतजार करें और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पढ़े, ये काफी रिस्की हो सकता है। और मैं लगातार मध्य प्रदेश में हर स्टूडेंट को यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भाई मध्य प्रदेश में परीक्षाओं के पैटर्न में बदलाव आ चुका है। अब 1 या 1.5 महीने या 2 महीने पहले नोटिफिकेशन निकलते हैं और सिलेबस होता है 6-8 महीने का, समय मिलता है परीक्षा में 2 महीने। वो बच्चे फायदा ले जाते हैं जो पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, और जो एंड टाइम पे तैयारी करेंगे वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा होंगे, सिलेक्शन उनके बस का है नहीं। वास्तव में सिलेक्शन लेना है, नोटिफिकेशन का इंतजार बंद करिए और अच्छे से पढ़ाई शुरू करिए, वही उसी में आपका फायदा है। और नहीं तो फिर जब नोटिफिकेशन आता है और क्या हुआ है पहले और क्या आपको होता हुआ दिख रहा है, आप सब उसके साक्षी हैं। तो इसीलिए ऐसा ना हो कि बाद में पछतावा और फिर हम सोचें कि अब हम शुरू करें, तो आप ऑलरेडी मतलब लेट हो और आप आखिरी में आए ही हो। नोटिफिकेशन के बाद तैयारी शुरू करना मतलब आप केवल व्यापम को अपना पैसा दान कर रहे हो, कुछ भी मतलब नहीं निकलना है, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। ठीक है, पात्रता परीक्षा के समय जो कमियां हुई हैं उनका विश्लेषण आपने करा है कि नहीं करा है, यह आपको सोचना है। और आपने, क्योंकि भाई उस समय जब पेपर दिया आपको अपनी वीकनेस पता चली कि नहीं मेरे पास, मैंने ये पढ़ा था लेकिन एग्जाम में जाके फिर भी हम भूल गए, या आपको पता चला कि नहीं ये मेरी वीकनेस है। तो एग्जाम से हमें सीखना है, उन गलतियों को अब हमें अगले एग्जाम के पहले सुधारना है। तो अच्छे से आप पहले ये लिस्ट बनाएं कि उस समय क्या गलतियां हुई थी, किन चीजों पे और काम करने की जरूरत है, और ताकि चयन परीक्षा में हमसे वो गलतियां ना हो। ठीक है, वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा है उसकी आंसर की का एनालिसिस करें, आपके नंबर कहां कम हुए हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। ऐसे विषय सबसे पहले चुने जिसमें आपके नंबर सबसे कम आए हैं। लोग क्या करते हैं, उन विषय को और ज्यादा पढ़ते हैं जो ऑलरेडी उनसे अच्छा बनता है, जिसमें ऑलरेडी अच्छे नंबर आते हैं, जबकि समझदारी होती है बैलेंस। आपको हर विषय में नंबर लाना है, केवल आपके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाने से कुछ नहीं होगा। और ये बहुतों की गलती होती है, वो वही पढ़ते हैं जिसको पढ़ने में मजा आता है, और जिसको पढ़ने में मजा नहीं आता उसको तो छोड़ देते हैं ये मानकर कि शायद ये परीक्षा में नहीं आएगा। लेकिन आपके चाहने से, आपके मजे से, आपके सोचने से परीक्षा का पैटर्न नहीं बदलेगा ना, परीक्षा में तो सब कुछ आएगा। मैं आपको बार बार कहूंगा कि बैलेंस वाली स्टडी पे फोकस करो। आपको हर विषय का ज्ञान होना चाहिए, हर विषय में अच्छे नंबर आने चाहिए, ना कि कुछ विषय में अच्छे नंबर ला रहे हैं और कुछ में नंबर बहुत ही बेकार आ रहे हैं। और आपको यह चिंता होनी चाहिए कि जिस सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे हैं उस पर काम करें, उसको भी लेवल उठाएं और सबको एक लेवल पर लेकर आए। ठीक है, जिनमें अच्छा है उनके नंबर ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, कि किसी में आप, उदाहरण के लिए 100 में से किसी में आपके 80-90 नंबर आ रहे हैं और किसी में 20-30 ही नंबर आ रहे हैं। इतना गैप है तो यह खतरनाक है, यह खतरे से भरा रहेगा, जोखिम रहेगा, यह गलती नहीं करना है आपको। ठीक है, 2 विषयों का टॉपिक वाइज अध्ययन करें, प्रत्येक सप्ताह के अंत में इनका रिवीजन करना है। रिवीजन तो देखो बहुत महत्वपूर्ण है, आप जितना पढ़ें, लेकिन पढ़ने के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके साथ जुड़ती है और वो है रिवीजन करना। सिर्फ पढ़े जा रहे हो, कोई रिवीजन नहीं कर रहे, कोई प्रैक्टिस नहीं, कुछ नहीं, आप बेटर है ना पढ़ो, क्योंकि पढ़ा हुआ वैसे भी आप भूल जाओगे, है ना।
और आप में से हर वो व्यक्ति जो इस समय मुझे सुन रहा है और अभी तक रिवीजन पे ध्यान नहीं दे रहा है, आपने जितना भी पढ़ा है कभी उसको पलटा के देखना, वो सब साफ हो चुका है। रिवीजन से चीजें दिमाग में टिकी रहती हैं, और पढ़ते जा रहे हैं, उनको कभी पलटा के नहीं देख रहे हैं, वो साफ होते जाता है। इसलिए रिवीजन चीजों को बनाए रखता है, टिकाए रखता है, और हमारे दिमाग को बार बार, मतलब वो फाइल्स अपने आप ऊपर आती है। जैसे होता है ना, सरकारी 10 फाइल रखी है, जो फाइल मांगोगे वो ऊपर रहेगी, जो बहुत समय से नहीं मांगी गई वो नीचे धूल खाएगी। तो वही हमारे दिमाग का भी काम करने का पैटर्न है। इसलिए रिवीजन जरूरी है भाई, प्रैक्टिस जरूरी है। हर संडे आपको विनर्स के ऐप पर हम टेस्ट देते हैं, उन टेस्ट को लगाया करो, उनका प्रॉपर एनालिसिस आपको मिलता है, नंबर्स पता चलते हैं, सॉल्यूशन मिलते हैं। कितनी अच्छी सुविधा आपके लिए है, आप टेस्ट नहीं लगाते हो। ठीक है, 2 विषयों का 60-70% सिलेबस कंप्लीट होते ही बाकी के 3 विषयों को आपको पढ़ना चालू करना है। सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करें, ज्ञान को मजबूत कर सकें। प्रतिदिन के शेड्यूल को इस प्रकार विभाजित करें कि हर विषय को आप पर्याप्त समय दे पाए। गणित विषय में लगभग 2 घंटे, प्रैक्टिस के लिए 1 घंटे का समय आपको रखना चाहिए। थ्योरी, एमसीक्यूज, प्रैक्टिस तीनों पर समान ध्यान दें, इससे आपकी समझ और कौशल दोनों में सुधार होगा। जो बातें मैं आपको अभी समझा रहा हूं वही पॉइंट्स यहां पर हमने लिखे हैं। ये वो पॉइंट थे, कई बार क्या होता है हम बताते बताते कुछ चीजें मिस हो जाती है, इसलिए हमने सोचा कि भाई लिख लेते हैं, अगर कुछ छूट जाएगा तो वो इसमें बताने में हमारे लिए आसानी रहेगी। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, एफएलटी, रिवीजन पे आपको ध्यान देना है। सिलेबस में पेडागोजी को भी ध्यान रखना है भाई, उसको इग्नोर नहीं कर देना। और पेडागोजी में जनरली कई सारे स्टूडेंट को दिक्कत आती है, तो उसको मजबूत करें। और आपको ये जो समय मिला था अपनी कमियों को सुधारने के लिए ही मिला था, और बल्कि मैं कहूंगा था नहीं, अभी भी है। अभी भी जाग जाओ तो अपनी कमियों को सही कर सकते हो। इसलिए समय है, सीरियस हो जाओ, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद तो सीरियस हो ही जाओगे, लेकिन आप वास्तव में बहुत लेट हो चुके होंगे। और फिर 1-1.5 महीने कितनी ही ताकत लगा दो, कितनी एनर्जी दिखा दो, कितना ही अपने आप को सिंसियर पढ़ने वाला दिखा दो, सब बेकार जाना है। क्योंकि सिलेबस है ही नहीं 1-1.5 महीने का। ये आप क्यों नहीं समझते हो कि इतनी जल्दी नहीं हो सकता, समय लगेगा चीजों को। मतलब अगर 1.5 महीने में आप पूरे सिलेबस का रिवीजन कर लो, यही बहुत बड़ी बात है। और उस आखिरी के समय में आपको बहुत सारे टेस्ट लगाने हैं, आपको पूरा रिवीजन करना है, सब्जेक्ट्स के टेस्ट लगाने हैं, एफएलटीज लगाना है, एमसीक्यूज लगाना है, पात्रता परीक्षा के सवाल हल करने, पिछली परीक्षा के सवाल हल करने, दूसरे राज्यों की परीक्षाओं के सवाल हल करने। कितने काम आपके पास हैं, और ये सब काम आखिरी के हैं। आप सोचिए कि आखिरी में जो काम करने हैं वो छोड़ के अगर कोई तैयारी शुरू करने का फैसला लेगा, कितनी बड़ी मूर्खता वो होगी, है ना। तो इसीलिए आपके पास समय है, समय के पहले तैयारी करिए। आपको नहीं पता कि किस प्रकार का पैटर्न एग्जाम को लेकर चल रहा है ना। और बार बार हम वीडियो बनाकर बस यही जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि भाई करियर आप बना सकते हो, और नहीं तो लापरवाही में पूरा करियर बर्बाद कर सकते हो। केवल ओवर कॉन्फिडेंस, केवल लेट जागने के कारण और केवल लापरवाही के कारण आप अपने करियर को बर्बाद करने के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। और अगर करियर नहीं बना, आपको नौकरी नहीं मिली, किसी और को तो मिल ही जाएगी, किसी ना किसी को तो मिलना है, पर आपको अगर नहीं मिलेगी तो मतलब लाइफ तो आपकी खराब हुई ना। लाइफ इन द सेंस कि नुकसान तो आपको हुआ। जो थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी लापरवाही के मतलब लापरवाही को अवॉइड करके जो नौकरी ली जा सकती थी, अगर वो चली गई, अब अगला मौका कब मिलेगा, अगली पात्रता परीक्षा कब होगी, चयन परीक्षा कब होगी। क्योंकि जब मौका निकल जाता है तब इंसान के अंदर बहुत सुधार होता है, वो चाहता है कि नहीं अब मुझे मिल जाए ना, अब मैं गलतियां नहीं करूंगा। लेकिन आप सोचिए तो, होता है वो चाहता है कि नहीं अब मुझे मिल जाए ना, अब मैं गलतियां नहीं करूंगा। लेकिन आप सोचिए तो कि अगली पात्रता परीक्षा, अगली चयन परीक्षा कब होगी, ज्वाइनिंग कब होगी, अगर अभी आपने मौका निकाल दिया। इसलिए अपने आप को डराओ कि ये मौका नहीं जाने देना है। अगर ये मौका चला गया तो क्या 3-4 साल बाद आप अपने आप को पढ़ाई करते हुए और नौकरी का इंतजार करते हुए देख पाओगे? अगर हां तो फिर इंतजार करो, और अगर ना तो फिर बिल्कुल लापरवाही मत करो, कोई अपनी तरफ से कमी मत छोड़ो, क्योंकि बहुत पछतावा होता है बाद में। और उसके बाद फिर आप कितना ही सुधर जाओ, कितना ही कमिटमेंट ले आओ, सब बेकार है, क्योंकि एग्जाम तो जा चुका। अब अगला एग्जाम जब आएगा तब का तब देखेंगे, है ना। पर नहीं समझते हैं लोग, पता नहीं क्या कारण है, लेकिन नहीं समझ पाते इन चीजों को। और समझदार लोग इन्हीं चीजों को समझ के आगे निकल जाते हैं, जॉब ले लेते हैं समय पर, है ना। सीईटी अन्य राज्यों की परीक्षाओं के प्रश्न आपको हल करने, जैसा मैंने कहा, पढ़ाई में कंसिस्टेंसी रखनी है, टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट लगाओ, आपको परीक्षा के माहौल का अनुभव होगा,
परीक्षा का जो प्रेशर होता है वो आप हैंडल कर सकोगे। चयन परीक्षा है, प्रश्नों का लेवल अच्छा रहने की संभावना है। आपको पता नहीं है, डर ही नहीं है कि भाई चयन परीक्षा है तो हो सकता है पात्रता परीक्षा से थोड़ा लेवल अच्छा हो, और होगा ही ना, थोड़ा तो लेवल बढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि ये लास्ट फिल्टर है। इसके बाद कोई एग्जाम नहीं है आपके नॉलेज की, तो आपसे थोड़ा लेवल तो उठा के पूछना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जागने का समय है। हाँ ठीक है, आप नहीं 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे पढ़ सकते हो, 8 घंटे पढ़ सकते हो, 6 घंटे पढ़ सकते हो, 5 घंटे पढ़ सकते हो, जितना जैसी स्थिति है, जिम्मेदारियां हैं, काम है, जो भी है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप 4 घंटे पढ़े, कल आप 3 घंटे पढ़े, फिर 2 दिन आप मस्त शादी ब्याह में घूम फिर के आए, फिर 1 घंटे पढ़े। पहली बात तो 2 दिन घूमने के बाद 2-3 दिन तो पढ़ाई करने की इच्छा ही नहीं होती, यह सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। पढ़ाई करते रहना बहुत डिफिकल्ट काम है, लेकिन अगर पढ़ाई आपने बंद कर दी तो वापस पढ़ाई शुरू करना उससे कठिन काम है। ये बहुत कठिन काम है, क्योंकि रिदम अगर टूट जाती है ना तो वो रिदम बनाना इज रियली वेरी डिफिकल्ट। तो आपकी हमेशा कोशिश होना चाहिए भैया पढ़ाई कम हो लेकिन होते रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसीलिए हम जब कहते हैं ना कि यार त्योहार, शादियां, घूमना फिरना, इन सब में मत टाइम दो, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बार छुट्टियां हुई, एक बार गैप हुआ, एक बार ट्रेन पटरी से उतरी, वापस आना बहुत कठिन काम है। इसीलिए रेगुलरिटी मेंटेन करना बहुत आवश्यक है भाई। तो आप 4 घंटे पढ़ो, किसी दिन 5 घंटे, किसी दिन 3 घंटे, फिर 4 घंटे, 5 घंटे, 5 घंटे, 5, लेकिन जीरो, फिर छुट्टियां, आप समझ लो कि खत्म। और वहीं से आपने हमेशा देखा होगा कि एक बार आपकी ट्रेन पटरी से उतरी, ठीक है, उसके बाद वो चढ़ती ही नहीं बहुत समय तक, और फिर वो वैसी नहीं चलती जैसी पहले चला करती थी, और उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं, क्योंकि आपने ही गाड़ी को नीचे उतारा है। इसीलिए समझो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में केवल पढ़ना नहीं, पढ़ने के साथ साथ जो इर्द गिर्द बहुत सारी डिसिप्लिन, बहुत सारी आदतें जो होती है ना, वो आपके सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार होती है। तो उन अच्छी आदतों को पकड़ के रखना है, क्योंकि बुरी आदतें, बुरी चीजें बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है, लेकिन अच्छा बने रहना, अच्छी आदतों को कायम रखना, एक अच्छे तरीके से अपने आप को कंसिस्टेंट रखना रियली बहुत डिफिकल्ट काम है। तो इसीलिए आपके पास मौका है, हम जगा सकते हैं आपको, भटके हुए को रास्ते पे ला सकते हैं, लेकिन चलना तो उसे ही पड़ेगा। हम आपको बता सकते हैं क्या पढ़ना है, हम आपको बता सकते हैं कैसी मेहनत करनी है, लेकिन मेहनत पड़ेगा। पढ़ाई